हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की 11वीं टेस्ट सीरीज और 25 क्वेश्चन इसमें होंगे और इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा पूरा कंप्लीट। और समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा जैसा कि आपको पता ही है कि 24 अप्रैल को होने वाली है और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आपकी 12 जून को होने वाली है। विज्ञापन रिलीज हो चुका है तो आप लोग फार्म भरना प्रारंभ कर दीजिए। और सीटों की संख्या लगभग 250 है इस समय पीसीएस में, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना है। तो आप लोग तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है, तो आप लोग जो है उसको भी ज्वाइन करिएगा, बताया जाएगा। और उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक ये आपकी सीरीज प्रारंभ होने की पूरी संभावना है, हो जाएगी। और इसी नंबर पर आपको संपर्क करना होगा जो स्क्रीन पर दिया गया है, चाहे वो RO 2022 के लिए आपके नोट्स हो या फिर पीसीएस के लिए या फिर RO मेंस के लिए। 6393350769 इस पर आप लोग संपर्क करिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके। तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी नोट्स वगैरह हैं, सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और कैसे मिलेंगे ये पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT मद्रास, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या बनारस विश्वविद्यालय? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसका नाम होगा KCCRSST, का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री ने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा छात्रवृत्ति योजना का भी शुभारंभ किया, यानी जो सेना के जो रक्षा कर्मी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इसमें जो है जो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का एक जो प्रोग्राम वो भी स्टार्ट किया है, जिसकी स्वीकृत राशि है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये देखिए रक्षा मंत्री जी उद्घाटन करने वहाँ पर पहुँचे हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना है? सतीश अडिगा, विजय गोयल या सितांशु शर्मा या फिर विजय मोहन? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सतीश अडिगा। ये उनका फोटो है, देख सकते हैं अडिगा साहब को। और व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ICMR से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन्होंने IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में काफ़ी अपना योगदान दिया है इसके रिसर्च में, इसके डेवलपमेंट में, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आपके PCS 2022 RO 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और RO जो मेंस होने वाला है इसमें भी करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे GS में। तो ये सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए या 8.3 करोड़ रुपए? और सही आंसर आपका हो जाएगा 7.5 करोड़ रुपए, यानी कि भी 5 करोड़ रुपए था, अब हो गया आपका 7.5 करोड़ रुपए। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमा और अन्य धन के विस्तार पर तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखने के लिए बैंकों की सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। LCR क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों के अलावा सभी वाणिज्यिक बैंकों पर ये लागू होगा।
यानी कि जो ग्रामीण बैंक हैं, स्थानीय क्षेत्र के बैंक हैं और जो भुगतान बैंक हैं, इनको छोड़ करके जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं, ये सब पर लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जापान ने अमेरिका के अलावा किस अन्य देश के साथ अपना पहला रक्षा समझौता किया है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो उनकी सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की अनुमति देता है, यानी कि सेनाओं के बीच अच्छी सहमति बन सके, मित्रता हो सके, घनिष्ठता हो सके, इसके लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये समझौता किया गया है, रक्षा समझौता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। ये देखिए है लोसांग फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है, जो उनका आप जो है कॉस्ट्यूम, वेशभूषा देख सकते हैं, इस तरीके से लोग वहाँ पर मनाते हैं। तो लोसांग, जिसको हम नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। तो ये जो फसल का मौसम यहाँ पर है, तो जो है इसका ये संबंध है कुछ जो कृषि से, यानी कि फसलों से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 24 दिसंबर या 26 दिसंबर? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 26 दिसंबर। बाल दिवस, ये देखिए, बाल दिवस गुरु साहब जी के 4 साहिबजादों को समर्पित है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे, जिनको साहिबजादे ना कहा जाता था, और नाम थे आपके अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन चारों पुत्रों को मिलाकर के साहिबजादे इनको कहा जाता था, के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 26 दिसंबर के दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह मुगल सेना द्वारा सरहिंद यानी कि पंजाब में 6 और 9 साल की उम्र में मारे गए थे, यानी इनकी मुगल सेना ने जब हमला कर दिया था तो इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए उनके याद में, स्मृति में ये वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है माननीय मोदी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या बहराइच? और सही आंसर आपका हो जाएगा बहराइच। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले की मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तिड़िया, ढाकिया और बिछिया गांव को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है। ये 4 गांव हैं, भवानीपुर, तिड़िया, ढाकिया और बिछिया। एक राजस्व गांव में कई गांव शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व गांव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये गांव सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी इत्यादि की सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा एनालिसिस कंपनी सीरियम द्वारा की गई समीक्षा में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा या कोचीन हवाई अड्डा? और सही आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। व्याख्या देख लेते हैं। यात्रा, वित्त, एरोस्पेस और विमानन उद्योगों के लिए विमानन डेटा की पेशकश करने में विशेषज्ञता रखने वाले संगठन सीरियम द्वारा की गई समीक्षा में समय पर प्रस्थान के लिए वैश्विक सूची है, और इसमें रैंक आपकी है
मियामी हवाई अड्डा जो कि अमेरिका का है, पहली रैंक है। दूसरी आपकी फुकुओका हवाई अड्डा जापान का है। तीसरी आपकी हानेडा हवाई अड्डा जापान का है। और 8वीं रैंक आपकी है चेन्नई हवाई अड्डे की, जो कि आपका भारत का है। ठीक है, तो ये चेन्नई हवाई अड्डा है सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला, राष्ट्रीय शिल्प परिषद श्रीलंका, केरल कला और शिल्पग्राम संगठन, जोहरा शहीद शिल्प संगठन या मलेशियाई शिल्प संगठन। और सही आंसर आपका हो जाएगा बी, केरल कला और शिल्पग्राम संगठन। तो ये केरल कला और शिल्पग्राम संगठन को विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, वी.एन. राव, प्रशांत भूषण या विनय कटियार। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उर्जित पटेल। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और इनको 3 साल की अवधि के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल वर्तमान उपाध्यक्ष डीजे पांड्यान का स्थान ग्रहण करेंगे। ये तो वर्तमान में कौन है? डीजे पांड्यान है, इसके स्थान पर पटेल साहब को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, मैक्सिम क्रेसी, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर। और सही आंसर आपका हो जाएगा राफेल नडाल। तो विश्व के 6ठे नंबर के राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। नडाल ने अमेरिकी क्वालीफायर मैक्सिम क्रेसी को हराकर यह खिताब हासिल किया है। महिला एकल में सिमोना हालेप ने रूस की वेरोनिका कुदेरमेटोवा को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 79वां यानी कि 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? द पावर ऑफ द डॉग, दूसरा है ड्यून, किंग रिचर्ड या बेलफास्ट। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। तो 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 वितरण समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स यानी कि कैलिफोर्निया में किया गया है। देख लेते हैं कुछ अन्य पुरस्कार इसमें। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि ड्रामा श्रेणी में दिया गया है विल स्मिथ को, इनकी फिल्म है किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है निकोल किडमैन को, इनकी फिल्म है बीइंग द रिकार्डोस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है मोशन पिक्चर श्रेणी में जेन कैंपियन को, इनकी फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म है ड्राइव माई कार, ये जापान की फिल्म है, तो इसको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। और सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। इस प्रतियोगिता के 270 विजेताओं को 61 जिसमें 61 स्वर्ण पदक हैं, 77 रजत पदक हैं और 53 कांस्य पदक हैं और 79 उत्कृष्टता पदक हैं। तो 270 विजेताओं को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। उड़ीसा पहले स्थान पर है 51 पदक के साथ, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 30 पदक के साथ और केरल ने 25 पदक हासिल करके यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा?
हैदराबाद, भुवनेश्वर, पुणे या गुरुग्राम। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरुग्राम। हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा हब होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी, जैसे हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और अन्य विमानन सुविधाओं के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत का ये पहला हेली हब सेंटर होगा जो बनेगा आपका हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 15, देश की प्रथम जल मेट्रो परियोजना का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कोथड द्वीप, ये केरल के कोच्चि में पड़ता है, में किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण कोच्चि क्षेत्र में द्वीपों और शहर के बीच निवास करने वाले लोगों के लिए जल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। परियोजना के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड और जर्मन विकास बैंक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। 16 पर आ जाते हैं। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर पुलिस, अल्पसंख्यक मंत्रालय, बीएसएफ या रेलवे सुरक्षा बल? देख लेते हैं क्या है मिशन अमानत। और ये शुरू किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो भारतीय रेलवे के यानी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने को आसान बनाने हेतु मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। मान लो किसी का रेलगाड़ी में, ट्रेन में सामान छूट गया या किसी तरीके से मतलब हो गया, तो उसको कैसे आप वापस पा सकते हो। पहल के तहत खोए हुए लगेज और सामान का वितरण फोटो के साथ जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट होगी, वहाँ पर सामान डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पर से आप लोग मतलब संपर्क करके जो है देख करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण की विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किस जहाज से किया गया है? आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस तलवार, आईएनएस कोच्चि या आईएनएस विक्रांत? और सही आंसर आपका हो जाएगा आईएनएस विशाखापत्तनम। ये उसका फोटो आप देख सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, यानी ब्रह्मोस जो है दोनों को मिला करके। इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों तथा जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 14 जनवरी? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 जनवरी। तो भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2022 में हम स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम है यह सब दिमाग में है, इट्स ऑल इन द माइंड। बड़ा ही अच्छा कोटेशन विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पर भरोसा रखिए, इसके बाद आपको ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ, केशवान, जी सतीश रेड्डी या वी लक्ष्मी पद्मा? और सही आंसर आपका हो जाएगा एस सोमनाथ। ही उनका फोटो देख सकते हैं सोमनाथ जी का। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रख्यात
रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को अपना नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री सोमनाथ लॉन्च व्हीकल डिजाइन सहित कई विषयों के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के ये निदेशक हैं। तो अब इनको इसरो का अध्यक्ष बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये देख सकते हैं, ये देश की सबसे अधिक उम्र वाली भालू है, इसका नाम गुलाबो था। तो गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था, जिसका हाल ही में 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मई 2006 में जब वह 25 वर्ष की थी तो उसे एक सड़क कलाकार मदारी से बचाया गया था। भोपाल में स्थित वन विहार नेशनल पार्क सुस्त भालू के लिए एक बचाव और प्रजनन केंद्र चलाता है। तो ये जो है 40 साल की, ये आई थिंक ये जो है मतलब फीमेल थी गुलाबो, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब सबसे पुरानी, मतलब इससे कोई जो है मैच्योर या मतलब ये उम्र में भालू कोई नहीं था। तो हाल ही में इसकी डेथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में चर्चा में रही इंदु मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, आप लोग बता सकते हैं कि किससे है, ABCD में से। और मैं विकल्प सही बताता हूँ, डी। तो जो इंदु मल्होत्रा समिति है ये भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच से है। वो आपको पता होगा कि मोदी जी पंजाब में गए थे, तो देख लेते हैं व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा होंगी। अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, चंडीगढ़ पुलिस के महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अतिरिक्त DGP शामिल इसमें होंगे। यानी कि 5 लोगों की ये समिति बनाई गई है और इंदु मल्होत्रा जी इसकी अध्यक्ष होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी होगी? 7%, 7.5%, 8.3% या फिर 9%? सही आंसर आपका है 8.3%। तो विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में भारत के लिए वित्त वर्ष 2022 के विकास पूर्वानुमान को 8.3% पर बरकरार रखा है, लेकिन वित्त वर्ष 2023 के लिए इसे 8.7% तक बढ़ा दिया है, जो पहले 7.5% अनुमानित था। क्वेश्चन नंबर 23, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 80, 81, 82 या 83? और ये आपका है 83। तो भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों के बीच 83वें स्थान पर अपनी स्थिति में 7 स्थानों का सुधार किया है। ओमान और आर्मेनिया नवीनतम गंतव्य हैं, जहां भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा, या वीजा है बिना लिख गया, बिना वीजा प्राप्त किए जा सकते हैं। जापान और सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स ये क्यों जारी की जाती है, इसका मतलब ये है कि कितने देशों मतलब कि किसी देश के व्यक्ति कितने अन्य देशों में जा सकते हैं, मतलब कि बिना वीजा के। क्योंकि क्या है ना कि किसी भी देश में आपको जाने के लिए उस देश का वीजा होना जरूरी है। पासपोर्ट तो होगा ही, वो तो आपके देश से जारी होता है, लेकिन वीजा उस देश से जारी किया जाता है जिस देश की आप यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब पासपोर्ट इंडेक्स में जो देश जितना ताकतवर होगा, यानी जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी, इसका मतलब ये है कि उस देश के नागरिक, उस देश के लोग अन्य देशों में बिना वीजा के भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर वो वीज़ा ले सकते हैं, यानी कि पहले से आपको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जापान और सिंगापुर 2 ऐसे देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा ये मतलब अथॉरिटी है कि वो
बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर उनके नागरिक बिना वीज़ा के जा सकते हैं और वहाँ पर जा कर के तब वो वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है भारत को इसमें 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत में भी काफ़ी जो है काफ़ी देशों में भारत के लोग जा सकते हैं, जहाँ पर उनको वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनका जो एयरपोर्ट होता है तो वहाँ पर तत्काल उनको पास में वो वीज़ा उपलब्ध कराया जाता है, जिसको वीज़ा ऑन अराइवल कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? शिलांग, गुवाहाटी, कोहिमा या आइजोल? सही आंसर आपका गुवाहाटी है। और ये देखिए इस तरह से वहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरह मनाया जाता है ये उत्सव। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र की वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। उत्सव का आयोजन लाइव संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ एक कार्निवाल के रूप में किया गया है। तो इस तरह लोग वहाँ पर विभिन्न वेशभूषा में ड्रेस में आकर के अपना उत्सव मनाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए कि हाल ही में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किस देश के साथ किया है? तुर्कमेनिस्तान, जापान, इंडोनेशिया या जर्मनी? 10 सेकेंड का समय आपके पास है। आप लोग कमेंट करिए और बताइए आज की सीरीज आपको कैसी लगी और आप लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ अपने हालचाल हम लोग बताइए मुझे भी, ताकि मैं आपको और बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं। और नोट्स वगैरह के लिए आप लोग स्क्रीन पर नंबर दिया गया, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तो यह समझौता आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियों, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद करेगा। अन्य तथ्य हैं, तुर्कमेनिस्तान एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध का मतलब ये होता है मतलब कि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इसकी सीमा कैस्पियन सागर से केवल लगती है। राजधानी अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान के 70% क्षेत्रफल पर काराकुम रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, तो ये थी आज की सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नई सीरीज में हम लोग सीरीज नंबर 12वीं में 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।